बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। अभी समय चल रहा है कोरोना काल का और ऐसे समय में भी हमारे किसान भाई बहन लगातार खेतों पर मेहनत करते हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाई बहनों की हर वो मदद करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण के लिए दिए जाते हैं अनुदान। बीज एवं मिट्टी जनित रोगों से फसल को बचाने के लिए बुआई से पूर्व करें बीजों उपचार। छोटे भूभाग में बेहतर जुताई के लिए मिनी पावर वीडर। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा कृषि विकास के लिए राज्य के कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। इन्हीं में से एक योजना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट निर्माण योजना। इस योजना के अंतर्गत लाभुक का वर्मी कंपोस्ट के प्रति यूनिट के निर्माण की लागत खर्च का 50% राशि अनुदान में दी जाती है। इस योजना से जहां एक और राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं राज्य के किसानों की आमदनी में भी वृद्धि हो रही है। रबी के मौसम में सब्जी की खेती हमारे राज्य में लगभग हर क्षेत्र में होती है। सब्जी की फसलों में एक समस्या होती है मुरझा रोग की, और साथ ही कई प्रकार के मिट्टी जनित रोगों की लगने की संभावना रहती है। इन समस्याओं से बचने के लिए फसल लगाने से पूर्व बीजों को कैप्टान या बेवस्टिन इत्यादि दवाओं द्वारा उपचारित कर लेना बेहतर होता है। लत्तेदार सब्जियों में कद्दू, करेला, झींगी इत्यादि प्रमुख है। जो किसान भाई कद्दू की फसल लगाना चाहते हैं वो अच्छी उपज प्राप्ति के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत नामक कद्दू के उन्नत प्रभेदों की बुआई करें। निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करती है कद्दू की पूसा मंजरी और पूसा मेघदूत किस्में। कद्दू की ये किस्में विशेषकर गर्मा फसल के समय लगाया जाता है। पूसा मेघदूत और पूसा मंजरी किस्में रोगरोधी होने के साथ ही अच्छी फलन क्षमता वाली होती है। इसके फल लगभग 1 से 1.5 फीट लंबे होते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। टमाटर और बैगन जैसी सब्जियों में अगेती झुलसा रोग लगते हैं। इस रोग की अवस्था में पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। अधिक प्रकोप की स्थिति में पत्तियां सूख जाती है। अगेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रभावित पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए और डाइथेम एम नामक दवा 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से घोलकर बनाकर छिड़काव करना लाभदायक होता है। छोटे खेत बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर वीडर। मोटर चालित ये मिनी पावर वीडर बहुत ही कम समय में खेत की बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर वीडर कहते हैं। यह मोटर द्वारा चलने वाला यंत्र होता है। छोटे खेत बगीचों इत्यादि में जुताई कार्य करने के लिए ये बहुत ही उत्तम उपकरण है। मिनी पावर वीडर ट्रॉली नुमा होता है। इसमें 2 चक्के लगे होते हैं और एक हैंडल होता है जिसे पकड़कर आसानी से पूरे खेत में जुताई की जा सकती है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। ध्यान रहे, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है और नए रूप में हमारे सामने है, इसलिए बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सारे काम करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा कृषि समाचार में तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम के बारे में भी आपको बताया गया और कृषि से संबंधित कुछ नई जानकारियां भी आपको दी गई। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। बसंत का आगमन हो चुका है और बसंत के आगमन के साथ ही आम और लीची के पेड़ में मंजर भी लगने लगे हैं। तो अधिक फल अगर आप चाहते हैं तो मंजर की देखभाल करना बेहद ज़रूरी है हमारे किसान भाई बहनों की, जो आम और लीची की खेती करते हैं। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि आम और लीची के पेड़ में मंजर की देखभाल कैसे करें। बसंत के आगमन के साथ ही आम एवं लीची के पेड़ मंजरों से लदने लगते हैं। कई पेड़ में गोटा यानी छोटे छोटे दाने के बराबर फल भी बनना प्रारंभ हो जाता है। यह समय बाग बगीचों की लगातार देखभाल का है। थोड़ी सी लापरवाही साल भर की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि इस अवस्था में हल्की सिंचाई शुरू कर दें ताकि बाग की मिट्टी में नमी बनी रहे। आज हम आप पहुंचे हैं रांची स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र हार्प प्लांडू में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल सिंह चौधरी जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि आम एवं लीची में मंजर से पूर्व उनकी देखभाल किस तरीके से की जाए। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, जैसे हम बात कर रहे हैं कि आम और लीची में अभी मंजर आने वाला है, इससे पूर्व में हम बात करते हैं कि इनमें किन किन बातों का ध्यान दे रहा है, क्योंकि जैसे आम और लीची जो ये बहुवर्षीय पौधे हैं,
ये सालों भर आपके खेत में लगे रहते हैं। इसमें अब मंजर आएगा तो ये ज़रूरी है कि अच्छा मंजर आएगा तो उससे अच्छा फलन भी होगा। फलन अच्छा होगा तो आपको उपज अच्छी होने के साथ में आपकी जो आय में वृद्धि है वो अच्छी होगी और आपका मन करेगा कि आम और लीची का जो स्वादिष्ट जो फल है उसको आप खा पाएंगे और अच्छे से बेच पाएंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि आपने अभी बात कर रहे थे कि आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है, तो हम इसमें आम लीची के मंजरों में 2-3 बातें ज़रूर ध्यान देते हैं। पहला है पोषक तत्वों का प्रबंधन, दूसरा आपका उसमें नमी का प्रबंधन और तीसरा कीट और व्याधियों का प्रबंधन, जो विशेष रूप से अभी आपको करना है। इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। वहीं जब मंजर निकल रहा हो उस समय इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 2 लीटर पानी एवं घुलनशील गंधक चूर्ण फफूंदनाशक दवा 80 WP व 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आम का मधुआ कीट एवं चूर्णिल अशिता रोग की उग्रता में कमी आती है। आम और लीची में जो मुख्य समस्या है, आम के पहले बात करते हैं कि इसमें जैसे आपका फल आता है, फल लगने के बाद में फल गिरेगा और फटना शुरू करता है, तो यह एक पोषक तत्व जिसको हम बोरोन बोलते हैं उसकी कमी से होता है। जहाँ पे वो हो रहा है उस टाइम में आप उसकी रोकथाम बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। सेम ऐसी ही समस्या आपको लीची में मिलेगी। उसके फल गिरते हैं और फल फटने की जो ऊपर से जो फल का जो आवरण है वो बहुत फटता है और लीची का फल खराब हो जाता है। तो उसमें बहुत सारे कारक हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं, पर मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो उसमें भी पोषक तत्वों की कमी, जो बोरोन की कमी है वो दिखाई पड़ती है। बोरोन या जिंक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी कमी की वजह से फल का फटना, फल का झड़ना, ये समस्याएं इसमें आती हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि आम के जो फल, छोटे छोटे फल होते हैं वो काफ़ी गिरने लगते हैं। सर, देखा जाता है कि अक्सर कि जो आम के मंजर भी हैं वो काफ़ी मात्रा में गिरने लगते हैं, तो आम के मंजर कम गिरे इसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने बहुत अच्छे से पूछा कि आम का जो मंजर जो झड़ना है उसके बाद में जो छोटे छोटे टिकोरे हैं बहुत ज़्यादा गिरते हैं, तो इसमें पहली जो मुख्य समस्या है वो है कीट और दूसरा बीमारी। कीट बीमारी के साथ साथ में कई बार पोषक तत्वों का भी और जो नमी का प्रबंधन है उसमें भी आप में जो परेशानी होती है उसकी वजह से आपका फूल का झड़ना, मंजर का झड़ना और फलों का छोटे छोटे टिकोरे गिरने का है। आम में हम बात करते हैं जैसे नमी का, हम पहले बात करते हैं नमी में। नमी प्रबंधन में है कि आम में जैसे ही आपका मानसून ख़त्म हो जाता है उसके बाद में कभी सिंचाई नहीं करनी है जब तक उसका फल पकड़ करके आपका नींबू जैसी साइज का हो जाए या उससे छोटा रहे, वहाँ पे उसमें सिंचाई करनी है। अगर आप इसमें पहले सिंचाई कर देते हैं तो आपका जो फूल अगर मंजर आ रहा है अभी आप कर देंगे तो मंजर जो आ रहा है उसमें झड़ने की समस्या ज़्यादा रहेगी। आपको इस बात पे ध्यान देना है। लीची में भी समस्या नमी वाली होती है, लेकिन लीची में उस समस्या को जो उतार चढ़ाव है नमी की, उसमें सिंचाई नहीं भी करके, लेकिन उसमें जो आप मल्चिंग है लीची के पौधों के चारों तरफ में या लीची के गिरे हुए पत्ते या बाहर से भी आप पुआल को इनको लगा करके अच्छे से उसका जो थाला बना हुआ है लीची का उसमें उसको अच्छे से ढक दे। जो नमी आपका ऊपर नीचे नहीं होगा उससे आपका फल जो झड़ने वाली जो समस्या है वो नहीं होगी। पेड़ के मुख्य तने पर बोर्डो पेस्ट से पुताई करनी चाहिए। प्लेनोफिक्स नामक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से फल के गिरने में कमी आती है। इस अवस्था में हल्की सिंचाई शुरू कर दें ताकि बाग की मिट्टी में नमी बनी रहे। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि पेड़ों के आसपास जल जमाव ना हो। कीड़ा मुख्य रूप से इसमें आम का फुदका या मैंगो हॉपर जिसको बोलते हैं वो आता है। अभी अगर हम जाकर के बगीचों में देखेंगे तो यह कीट आपका जो पौधे का मुख्य तना है उसके अंदर छुपा हुआ या पत्ती के नीचे में छुपा हुआ मिलेगा। तो इसकी रोकथाम अभी से अगर हम करते हैं तो आपको जो मंजर आएगा उसके ऊपर रस नहीं चूसेगा। तो इसके लिए आप क्विनेल फॉस दवा आती है जिसको इकालेक्स बोलते हैं, जहाँ पे मंजर नहीं आया है तो इस दवा को 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से एक छिड़काव करें। छिड़काव पत्तियों पर, इसके साथ में जो मुख्य तना है उस पे भी करें, उससे आपका जो छुपा हुआ कीट है वो ख़त्म होगा। इसके साथ में जो मीली बग जो लगी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो पहला आप ये करें।
जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं वो नीम आधारित कीटनाशकों का प्रयोग करें, लेकिन ध्यान यही रखें कि मुख्य तना उसका टारगेट हो। और दूसरा जो उसमें मुख्य रूप से बीमारी आती है, जो मंजर झुलसा बीमारी आती है, वो झुलसा बीमारी का जो फंगस है अभी बगीचों में आम में रहता है, तो उसके लिए कार्बेंडाजिम जो बेविस्टिन के नाम से मिलता है उसको 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव जरूर करें। जानकार बताते हैं कि प्राकृतिक कीटनाशक नीम से बनी हुई कई तरह के कीटनाशी दवा उपलब्ध हैं। नीम युक्त दवा नहीं मिलने पर नीम के 5 किलो पत्ते को 50 लीटर पानी में 24 घंटे तक फुलाने के बाद छानकर छिड़काव करने से भी रासायनिक कीटनाशक दवा जितना फायदा मिलता है। स्वस्थ और स्वच्छ पौधा तभी रहेगा जब उसमें पोषक तत्वों की मात्रा आप पूरी कर पाएंगे, और वो भी मुख्य रूप से इस समय में सूक्ष्म पोषक तत्व। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों में मुख्य रूप से आम में और लीची में अगर आपको फलन बढ़ाना है तो हालांकि समय थोड़ा निकल चुका है, फिर भी आप पोटेशियम नाइट्रेट 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि आपका जो मंजर है वो ज़्यादा आएगा। और उसके साथ में मल्टीप्लेक्स, इस मल्टीप्लेक्स में बोरॉन, जिंक, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, उसको 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। इससे क्या होगा कि जो मंजर है वो भी आएगा, झड़ने की समस्या कम होगी और अच्छे तरीके से आपका जो फलन है वो भी बना रहेगा। तो आप ज़रूर इसमें मल्टीप्लेक्स या फिर पोटेशियम नाइट्रेट का इनमें से किसी का छिड़काव ज़रूर करें। उससे आम में आम और लीची में जिससे आपको पोषक तत्वों की कमी है वो दूर होगी। ये ध्यान ज़रूर आप रखें। अगर हम सर झारखंड की बात करते हैं तो जो मिट्टी है अम्लीय है, और अक्सर देखा जाता है कि आम के पौधे में दीमक लग जाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है, पौधे कमज़ोर होने लगते हैं। तो दीमक से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आप पूछ रहे हैं कि अभी बहुत सारे बगीचे रहेंगे जिसमें जैसे ही अभी मौसम है उसमें दीमक का प्रकोप बहुत होता है। हालांकि कई बार ये भी देखने को मिला कि उससे दीमक से पौधों को नुकसान नहीं होता है, बड़े पौधों को, लेकिन लीची में दीमक का इतना प्रकोप नहीं देखा जाता है, फिर भी आम में बहुत प्रकोप रहता है। तो इसके लिए सबसे जो हमारा झारखंड की बात करते हैं तो इसमें एक सबसे देसी तरीका है, अगर आप सिंदुआर की जो पत्तियां हैं उसके चारों तरफ मल्च करिए, इससे जो दीमक है वो दूर भागती है। दूसरा, अगर फिर भी जो मुख्य तना है उसके ऊपर चूने की पुताई करें, उससे आपका जो दीमक का जो ऊपर गैलरीज वो नहीं बन पाएंगी। या कई बार हम जो जला हुआ तेल जिसको मोबिल ऑयल है उसका भी अगर जहाँ दीमक की समस्या ज़्यादा है चारों तरफ में पुताई करें। ये हो गई बड़े पौधों में, जहाँ पे नए बहुत सारा बागवानी बिरसा जो हरित क्रांति है उसमें भी बागवानी के बहुत सारे पौधे लगाए जा रहे हैं, उनमें दीमक का बहुत प्रकोप देखा जा रहा है। तो इस दीमक के प्रकोप के लिए आप नीम या करंज की जो खली है वो एक आप जो खाद मिला रहे हैं उसमें प्रति पौधा 2 से 2.5 kg का इसको जो नीम की खली है उसको पौधों के चारों तरफ मिलाए। इससे आपका नीम और करंज की खली से इससे दीमक का प्रकोप कम होगा। साथ ही साथ ध्यान रखें कि जितना भी खेत में दीमकोले जो दीमक के घर हैं उनको हटा करके और उनमें या तो क्लोरपायरिफॉस या इमिडाक्लोप्रिड किसी एक दवा का घोल बना करके उन दीमकोलों के जो होल्स है उसमें भरे, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो इसकी जो रानी दीमक वो मरेगी। उससे आपके खेत में दीमक का काफ़ी हद तक प्रकोप कम होता है, क्योंकि जितना भी दीमक जो वर्कर्स आते हैं वो दीमक के घर से आते हैं। अगर आपने दीमक का घर तोड़ दिया तो आपके बगीचों में दीमक का प्रकोप काफ़ी कम होने की संभावना रहती है। तो किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा कि आम और लीची के पेड़ की मंजर की देखभाल कैसे करें। तो जो भी हमारे किसान भाई बहन हैं जो आम और लीची की खेती करते हैं उनके लिए जानकारी काफ़ी लाभान्वित होगा। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें। बदलता मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लाता है, तो जैसे हम अपनी देखभाल करते हैं उसी तरह पशुओं की भी देखभाल करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हम आप पहुंचे हैं बिरसा पशु चिकित्सा महाविद्यालय काके और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर रविंद्र कुमार हैं। जैसे दुधारू पशु हो गए और सूकरों में, बकरियों में जो भी दूध देने वाले पशु है उसमें थनैला रोग हो सकता है।
और ये मुख्य रूप से थनैला रोग विषाणु जनित भी कर सकते हैं, जीवाणु जनित भी कर सकते हैं। ये शैवाल फंगस से भी होता है। तो ये काफ़ी खतरनाक रोग है। और जैसा कि ये दुधारू पशु में, खास करके गौवंशीय पशु में, गाय भैंस जो हैं, उसमें विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हमारे किसान जो है दूध उत्पादन के लिए उसका पालन करते हैं। और ये जो थनैला रोग जब हो जाता है तो उसमें दूध देने की क्षमता कम हो जाती है, उसका थन खराब हो जाता है। एक्चुअली थनैला कहने का मतलब इसको मैस्टाइटिस भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें थन में सूजन हो जाता है इन्फेक्शन के कारण या चोट लगने के कारण थन में सूजन हो जाता है। सूजन होने के कारण जो है उसमें जो दूध देने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, दूध आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसको हम लोग थनैला रोग कहते हैं। इसमें काफ़ी पेनफुल भी होता है, दर्द भी होता है। अभी अगर किसी दुधारू पशु में थनैला रोग हो गया तो आप उसको दूध निकालने, थन को छूने जाएंगे तो काफ़ी पेनफुल होता है और गाय जो है उसको छूने नहीं देती है। तो थनैला रोग कह सकते हैं कि जो हमारे किसान जो दूध उत्पादन से जुड़े हैं उनको इसको विशेष रूप से थनैला जो बीमारी है उससे बचाव करना चाहिए। नहीं तो ये बीमारी होने के बाद हम कह सकते हैं जो गाय है या भैंस है वो फिर बिल्कुल बेकार हो सकता है। फिर उसका अगर आप थनैला रोग हो गया, उसका आप इलाज कराते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा खर्च है, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। तो इस तरह से ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो थनैला रोग है ये बिल्कुल अगर इसका बचाव नहीं करें, बीमारी हो जाती है तो हमारे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल, आपने कहा कि अगर थनैला रोग से अगर बचे नहीं तो किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो पशु हैं, जो किसान भाई बहन जो पशु पालन कर रहे हैं, वो किस तरीके से पशुओं की देखभाल करें ताकि उन्हें थनैला रोग ना हो, और अगर हो तो क्या उपाय हैं? सबसे पहले जो थनैला रोग होता है ये इसमें देखा जाता है कि थनैला रोग जो है कि संकर किस्म के पशुओं में ज़्यादा होता है। जो संकर नस्ल के गाय हैं उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी जो ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली गाय है, ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, उसमें होने की संभावना अधिक होती है। अब इसके होने का कारण क्या है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये मुख्य रूप से 2-3 तरह से हो सकता है। एक पहला है कि प्रबंधन, आप सही ढंग से उसका रखरखाव नहीं कर रहे हैं, उसके कारण हो सकता है। दूसरा है कि इन्फेक्शन, तीसरा चोट लगना। इस तरह से थनैला रोग होने की संभावना होती है। तो सबसे पहले हम हमारे किसान भाई को इसका बचाव के लिए इसका प्रबंधन सही ढंग से करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से जो ये रोग होता है इन्फेक्शन के कारण होता है। और वैसे किसान जो अपने पशुशाला को अच्छी तरह से साफ़ सफाई करके नहीं रखते हैं, जिनका फ्लोर गंदा हो, वहाँ पे काफ़ी कीचड़ जमा हो और पशुओं के रहने का स्थान में गंदगी भरा हो, तो यहाँ ये रोग होने की संभावना अधिक हो जाती है। चिकित्सा के क्या उपाय जी, हैं? तो सबसे पहले कि साफ़ सफाई करें और जहाँ पे पशु खड़े रहते हैं, जहाँ पे दूध आप निकालते हैं पशुओं से, वो अच्छी तरह से साफ़ सफाई हो, फ्लोर साफ़ सफाई हो। सैनिटाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं, सैनिटाइजिंग एजेंट बहुत सारे हैं, उसका आप उपयोग करके जो भी जीवाणु विषाणु जो फ्लोर पे है उसको आप ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ देखा जाता है कि बहुत सारे जो गौवंशीय पशु हैं वो दूध देने के बाद जो है कि तुरंत वो बैठ जाती है। तो बैठने के क्रम में देखा जाता है कि ये जो थन होता है उसका, जहाँ से दूध निकलता है, वहाँ पे उसका छिद्र जब दूध निकलता है तो वो खुला रहता है। तो उस समय वो जो उसका छिद्र होता है, अगर वो पशु ज़मीन पे बैठते हैं तो उससे इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो पशु को दूध दूहने के तुरंत बाद बैठने के लिए आप नहीं कहें, और कुछ देर के बाद, लगभग 20 मिनट 25 मिनट के बाद ही पशु को बैठने दिया जाए। तो इससे काफ़ी मतलब इसको हम कम कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ दूध दूहने के समय काफ़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। जो दूध दूह रहा है उसके हाथ बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। थन को अच्छी तरह से पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन से उसको धोना चाहिए। फिर उसके दूध दूहने के बाद भी उसको थन को अच्छी तरह से केमिनोफोर सोल्यूशन से उसको साफ़ करें, तो थनैला रोग होने की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जीवाणु विषाणु के कारण भी थनैला रोग होते हैं। तो उसके लिए भी ये जो साफ़ सफाई ही जिम्मेदार है। अगर साफ़ सफाई सही ढंग से नहीं है तो थन में इसका प्रवेश होता है और उससे जो है कि थनैला रोग हो जाता है। तो उससे आप अच्छी तरह से उसको साफ़ सफाई करें, और जब ज़रूरत हो, जैसे कभी कभी थन में अगर चोट लग जाता है तो उसके कारण भी स्वेलिंग होता है, और अगर ठीक से ध्यान नहीं देने से वो जो है कि थन धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और वहाँ पे इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो उस समय आप डॉक्टर की सलाह लेकर के अच्छी तरह से उसका आप इलाज करने से इससे हम बचाव कर सकते हैं।
तो किसान भाई बहनों, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, और हमारा पिन संख्या है 834001। और हाँ, एक और बात, अभी समय चल रहा है कोरोना काल का, तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस बात को ना भूलें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।